छापे खाने की संस्कृति क्या है, और उसने मनुष्यता के ज्ञान में और मनुष्यता के ज्ञान के संचार और प्रचार में क्या भूमिका अदा की, इसको जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि इस व्याख्यान की जो नाभ है, जो केंद्र है, जिसको डिजिटाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के रूप में सूत्रबद्ध किया गया है, उसको समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम ये समझें कि छापे खाने की संस्कृति ने, प्रिंट कल्चर ने हमारे बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन को और उससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको कैसे परिवर्तित किया या उसको एक नया रूप दिया। तो मित्रों, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 1436 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। माना जाता है कि इटालियन रेनेसां, इटली का पुनर्जागरण 1436 में, इसीलिए आप देखिए गुटेनबर्ग रेवोल्यूशन कहा जाता है इसको। 1436 में प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले ही, जिसको इटालियन पुनर्जागरण कहते हैं, वो प्रारंभ हो चुका था। लेकिन जिन विद्वानों ने इटालियन पुनर्जागरण या इटालियन रेनेसां पर काम किया है, उसका अध्ययन किया है गहराई में जाकर, उनका मानना है कि इस रेनेसां को गति मिली प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद। ज्ञान एक शक्ति के रूप में ज्ञान की समृद्धि विकसित हुई, एक ऐसी शक्ति के रूप में ज्ञान का विस्तार संभव हो गया प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद, जिस शक्ति का सामना अच्छे अच्छे शासकों और सत्ताओं के लिए करना मुश्किल हो गया। और उसका कारण ये था कि पुस्तक के रूप में, पुस्तिकाओं के रूप में, पर्चे के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर अपनी बात को, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाना संभव हो गया प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद। क्योंकि उससे पहले हाथ से लिखे गए ग्रंथों की एक सीमा थी कि आप चाहे जितनी कोशिश करें, हाथ से लिखकर आप एक ग्रंथ की कितनी प्रतियां तैयार कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ये सीमा समाप्त हो गई। आप एक ग्रंथ या एक पर्चे या एक पुस्तिका की जितनी चाहें उतनी प्रतियां आप तैयार कर सकते हैं। तो और इस तरह से आप अपने विचारों को एक बृहत्तर समाज तक पहुंचा सकते हैं। व्यापक जन समुदाय तक आप अपने विचारों को कैसे पहुंचाएं, इसमें प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद एक नई क्रांति आ गई, नया उछाल आ गया। और इसीलिए कहा गया कि ज्ञान एक शक्ति में रूपांतरित हो गया। क्योंकि जिन लोगों तक वो ज्ञान पहुंचता है प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद, वो ज्ञान उनको रूपांतरित या प्रभावित भी करता है। और इस तरह से जनमत को, समाज को ज्ञान के इस नए प्रकाश की इस प्रकाश तक जो प्रिंटिंग प्रेस आने से एक नई पहुंच संभव हुई, उस पहुंच ने ज्ञान को एक शक्ति दे दी, एक ऐसी शक्ति दे दी जो ज्ञान तो था, लेकिन उसकी ये शक्ति समाज को प्रभावित करने की जो शक्ति है, ऐसी शक्ति पहले ज्ञान के पास नहीं थी।
तो जो बाद में 20वीं सदी के फ्रेंच विद्वान मिशेल फूको ने, आप जानते हैं कि ज्ञान को पावर के साथ जोड़कर देखा कि नॉलेज पावर। तो ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान में जो ये पावर की बात है, संभवतः ये प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ संभव है। ज्ञान तो था लेकिन वो कुछ लोगों तक सीमित था, उस तक व्यापक जन समुदाय की पहुंच नहीं थी। इसलिए ज्ञान होने के बावजूद उसका वैसा व्यापक प्रभाव नहीं होता था, क्योंकि वहां तक वो पहुंच नहीं पाता था। इसलिए ये माना जाता है कि इटालियन रेनेसां को या यूरोपियन रेनेसां को, फिर आप बाद में कहें तो, जमीन पर उतारने में, उसके प्रभाव को जन जन तक पहुंचाने में प्रिंटिंग प्रेस की एक बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसीलिए आप जानते हैं कि जिसको ईसाई परंपरा में रिफॉर्मेशन कहा जाता है, आप जानते हैं कि ईसाई धर्म का एक संप्रदाय वो कैथोलिक जो कहलाता है, दूसरा संप्रदाय जो प्रोटेस्टेंट कहलाता है, जिसने कैथोलिक मान्यताओं को चुनौती दी, प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट से ही आप मालूम है, बताने की जरूरत नहीं कि प्रोटेस्टेंट बनता है। ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, ईसाई परंपरा का जो नया संप्रदाय है, इसका प्रभाव ही इतना व्यापक नहीं हो सकता था यदि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं होता। इसीलिए आप जानते हैं कि प्रोटेस्टेंटिज्म के साथ मार्टिन लूथर किंग का नाम जुड़ा हुआ है, और संयोग से मार्टिन लूथर किंग ने, ये कोई अचरज की बात नहीं है कि ये कहा कि ईश्वर का सबसे बड़ा आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस है। अब मार्टिन लूथर किंग के इस वक्तव्य से, इस कथन से आप प्रिंटिंग प्रेस के महत्व का, उसकी भूमिका का कुछ अनुमान कर सकते हैं। अब अगर आप भारतीय संदर्भ में इससे मिलती जुलती कोई बात या कोई संदर्भ खोजना चाहें, तो 19वीं सदी में, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू, और 19वीं सदी में तो बहुत ही व्यापक रूप से उसका प्रयोग होने लगा। अब उसके क्या कारण थे, वो चर्चा करने का अवसर नहीं है, वो एक कुछ अलग विषय हो सकता है, उस पर हम क्यों जाएं। लेकिन हम सभी को मालूम है कि 19वीं सदी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हिंदी को, हिंदी साहित्य को और हिंदी भाषा को एक नया रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और तमाम लोग तो ये भी मानते हैं, और इस रूप में पढ़ाया भी जाता है, कि आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत 19वीं सदी में होती है। अब ये बात सही है कि गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, जिसमें रामविलास शर्मा का भी नाम आप ले सकते हैं। वो एक तरह से भक्ति काल के साथ ही आधुनिक काल की और आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं। लेकिन फिर वो विषय नहीं है आज की चर्चा का। मुख्य चीज ये है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत भारतेंद्र युग से होती है, तो फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत तब होती है जब प्रिंटिंग प्रेस का बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ इस्तेमाल होने लगता है। तो अगर आप पश्चिम के संदर्भ को छोड़ भी दें और सिर्फ भारतीय संदर्भ में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका और महत्व के बारे में विचार करें, तो आप पाएंगे कि 19वीं सदी में हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में जिस तरह का बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा
15वीं सदी में इटालियन रेनेसां के दौरान प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ यूरोप में, इटली में नए प्रकार का बदलाव आया था। और ये अकारण नहीं है कि मार्टिन लूथर किंग की तरह भारतीय हरिश्चंद्र ने भी प्रिंटिंग प्रेस के महत्व को समझ लिया। और इसीलिए, और मैं ये उद्धृत कर रहा हूँ, भारतीय हरिश्चंद्र का ये उद्धरण है। भारतीय हरिश्चंद्र ने लिखा है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से मानव सभ्यता के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो नए युग की शुरुआत का संबंध स्वयं भारतीय हरिश्चंद्र प्रिंटिंग प्रेस के साथ जोड़कर देखते हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस क्यों आया, उसकी एक अलग कहानी है, या पहले आया और फिर बीच में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, उसमें फिलहाल जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस व्याख्यान के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इस बात को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से मानवता के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। और संभवतः इसीलिए ये कहा गया कि हिंदी में आधुनिक युग की शुरुआत भारतीय युग के साथ होती है, क्योंकि उसी समय प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल व्यापक रूप से होने लगता है हिंदी क्षेत्र में। उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल ग्रंथों को, साहित्य को या ज्ञान के दूसरे अनुशासन के ग्रंथों को छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल नहीं होता था। तो अगर ये बात ध्यान में रखी जाए तो फिर उससे ये सूत्र तो निकलता ही है कि प्रिंटिंग प्रेस का संबंध कहीं ना कहीं हिंदी के आधुनिक युग के सूत्रपात से बनता है, उससे जुड़ जाता है। और अगर आप प्रिंटिंग प्रेस के इस्तेमाल के प्रारंभिक दौर की प्रतिक्रियाओं को देखें तो वो भी बड़ी दिलचस्प हैं, और उनमें से कुछ का मैं जिक्र करूंगा, ताकि डिजिटाइजेशन के साथ जो परिवर्तन आया उसके साथ उसकी कड़ी जोड़कर मैं आपके सामने वो पूरी चर्चा, उस चर्चा की पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर सकूं। प्रारंभ में जैसा कि मैंने कहा कि एक बार तो 16वीं शताब्दी में ही प्रिंटिंग प्रेस से कुछ पुस्तकें छपी थी, लेकिन बाद में वो सिलसिला फिर आगे नहीं बढ़ा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब प्रिंटिंग प्रेस से किताबें छपने लगी तो ये जान के आज कई बार हमें अचरज होगा कि इसका सर्वत्र और सभी लोगों ने स्वागत नहीं किया। कुछ इस तरह की भी आवाज उठी कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ जिनको कोई गहरा ज्ञान नहीं है वो भी, क्योंकि किताब छपवाना बहुत आसान है और बहुत सस्ते में किताब छप जाती है, इसलिए ऐसे लोग जिनका कोई गहरा ज्ञान नहीं है, कचरे लोग भी अपनी किताब छपवाने लगेंगे और किताब छपवा कर वो अपने को ज्ञानी समझ लेंगे और ज्ञानी के रूप में अपने को प्रस्तुत करने लगेंगे। तो एक तो ये आशंका प्रिंटिंग प्रेस के साथ आई कि ज्ञान की गंभीरता का क्षरण होगा और अधकचरे किस्म के, नकली किस्म के ज्ञानी सामने आ जाएंगे अपनी किताबें छपवाकर प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। ये दूसरी जो आशंका थी, जो चिंता थी, और आप ये देखिए और इसको ध्यान में रखिए कि ये दोनों बातें डिजिटाइजेशन के साथ आज फिर कुछ अंशों में उसी रूप में दोहराई जा रही है। दूसरी जो आशंका थी, जो चिंता थी, वो ये थी कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ सस्ती और हल्की चीजें छपेंगी, इनको आप बाजारू, कमर्शियल, आज की भाषा में कह सकते हैं कि हल्की, सस्ती और सिर्फ मनोरंजक चीजें छपेंगी, और उसी को व्यापक पाठक वर्ग पढ़ेगा, क्योंकि उससे, उसको पढ़ने में उसको विशेष सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होगी, उससे उसका मनोरंजन होगा। इस तरह प्रिंटिंग प्रेस
ज्ञान की गंभीरता को नष्ट कर देगा। हल्की फुल्की चीज़ों का बाजार बढ़ जाएगा और उसी तरह की किताबें ज़्यादातर लोग खरीदेंगे और पढ़ेंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि गंभीर ज्ञान जो है या गंभीर साहित्य है वो उपेक्षित हो जाएगा, उसका दायरा कुछ लोगों तक सीमित हो जाएगा। अब इन दोनों आशाओं के पक्ष और विपक्ष में चर्चा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये जो दो आशंकाएं प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद दर्ज की गई वो पूरी तरह से निरर्थक हैं, या उनकी कोई सार्थकता नहीं है, या उनको सिरे से खारिज किया जा सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने का भय बड़े पैमाने पर लोगों को सता रहा था, और उसके पीछे जो एक बड़ा कारण था वो ये था कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ ज्ञान का विस्तार हो जाता है, ज्ञान तक लोगों की पहुंच बढ़ जाती है, ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह जाता है। तो ये जो ज्ञान के विस्तार का भय है, ज्ञान के, अगर एक शब्द में कहें तो ज्ञान के लोकतांत्रिकरण का जो भय है, कि ज्ञान तक अगर व्यापक जनसमुदाय की पहुंच होगी तो उस समाज का जो अभिजन है, एलीट है, उसकी जो महत्ता और सार्थकता है और उसकी जो प्रभुसत्ता है वो भी कहीं ना कहीं उसको भी चुनौती दी जाने लगी, उसका महत्व घट जाएगा, और समाज में जो उसकी अहमियत है, पहले से चली आ रही जो उसकी अहमियत है, वो अहमियत भी कम हो जाएगी। तो अपनी एक जो समाज का जो संभ्रांत संभ्रांत वर्ग था, उसको इस बात का भय था कि प्रिंटिंग प्रेस उसकी अहमियत और भूमिका को ज्ञान के लोकतांत्रिकरण के द्वारा, ज्ञान के ज्ञान तक लोगों की पहुंच बढ़ जाने के कारण उसकी ये अहमियत और उसकी ये भूमिका घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भय भी कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस को लेकर, प्रिंटिंग प्रेस की प्रभाव और भूमिका को लेकर जो आशंकाएं दर्ज की गई उसके पीछे है। इस भय से, इस डर से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस को भी ज्ञान के डेमोक्रेटाइजेशन की एक प्रक्रिया के रूप में देखना संभवतः गलत नहीं है। ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में प्रिंटिंग प्रेस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई। इस बात को नज़रअंदाज करना संभवतः बहुत मुश्किल है, और इसीलिए आप देखिए कि इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई, लेकिन उन आशंकाओं के पीछे छिपे हुए कुछ दूसरे कारण भी हैं जिनका मैंने आपके सामने उल्लेख किया। इस संदर्भ में जो दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि 19वीं सदी के बाद ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया, जो बदलाव आया, वो ये कि अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, कि अब जो छपा हुआ शब्द है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रिंटेड वर्ड जो है, जो ये छापे खाने से जो छपा हुआ जो साहित्य है, उसका संबंध साहित्य से भी हो सकता है, ज्ञान के दूसरे अनुशासनों से हो सकता है। ये छपी हुई जो पुस्तकें हैं, उनका महत्व बढ़ गया। अब आप याद कीजिए कि जैसे पांडुलिपियों के आने के बाद कागज और स्क्रिप्ट के आविष्कार के बाद जब पांडुलिपियां आई, पांडुलिपियां बनने लगी, तो सिर्फ स्मृति पर आधारित जो ज्ञान था उसका महत्व कम हो गया, ये नहीं कि समाप्त हो गया।
लेकिन वो फिर दूसरी कहानी है कि किस रूप में रहा, और वो फिर एक अलग व्याख्यान की अपेक्षा करेगा, उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा। लेकिन मुख्य चीज ये है कि जैसे अ, लिपि के आविष्कार और कागज के आविष्कार के साथ जब पांडुलिपियों के रूप में ग्रंथ निर्मित होने लगे, तो स्मृति की जो भूमिका है, याददाश्त की जो भूमिका है मनुष्य के ज्ञान को संरक्षित करने में और उसे दूसरों तक पहुंचाने में, वो भूमिका कम हो गई, खत्म नहीं हुई, ध्यान रखिए। उसी तरह से जब प्रिंटिंग प्रेस आया, तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ वो जो उससे पहले की जो पांडुलिपि संस्कृति थी, मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर थी, जब हाथ से ग्रंथ लिखे जाते थे, उनकी महिमा और उनकी महत्ता घट गई। और उसके कारण स्पष्ट है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छापे खाने से एक किताब की आप हजारों लाखों प्रतियां तैयार कर सकते थे, जो हाथ से इस तरह से कर पाना मुश्किल था, इतनी सारी प्रतियां बनाना मुश्किल था। तो 19वीं सदी से अगर आप केवल अपने उत्तर भारत के हिंदी साहित्य के संदर्भ को या हिंदी में प्रकाशन जगत के इतिहास को अगर आप ध्यान में रखें, तो आप पाते हैं कि बौद्धिक और साहित्यिक संस्कृति के केंद्र में ये जो छपे हुए शब्द हैं ये आते हैं। ये जो छपा है वही ज्ञान है, और जो नहीं छपा है वो ज्ञान नहीं है। एक तरह से एक ऐसी संस्कृति का निर्माण होता है प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद, जिसमें छपे हुए ग्रंथों की सबसे अहम भूमिका बनती है। आपको आपको कितना याद है, आपकी स्मृति में क्या संरक्षित है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आपने जो कुछ भी किया है वो पुस्तक के रूप में, प्रिंट के रूप में प्रकाशित है कि नहीं। एक विद्वान के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक कवि या रचनाकार के रूप में आपकी प्रतिष्ठा तभी होगी जब आपने जो कुछ रचा है वो छप जाए, वो पुस्तक के रूप में प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित हो जाए। और इसीलिए आप देखें कि 19वीं सदी और 20वीं सदी एक तरह से मानव सभ्यता के इतिहास की वो सदियां हैं जिनमें छपा हुआ शब्द ही सबसे निर्णायक है। सूत्र रूप में कहें तो ये प्रिंट कल्चर की केंद्रीयता का दौर है। छापे खाने से छपे हुए ग्रंथों को सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी 19वीं और 20वीं सदी में आपको दिखाई पड़ती है, उससे पहले नहीं। मैं भारत के इतिहास के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि जो कुछ भी आज हम 19वीं या 20वीं सदी में श्रेष्ठ साहित्यिक या वैचारिक ज्ञान ग्रंथों के रूप में जिनको भी हम स्मरण करते हैं, जिनका भी हम ध्यान करते हैं, वो वही हैं जिनके ग्रंथ छपे थे, प्रिंट हुए थे। तो छपा हुआ ग्रंथ, छपा हुआ शब्द, कागज पर प्रिंटेड प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छपा हुआ शब्द समूची संस्कृति में, 19वीं और 20वीं सदी की संस्कृति में सबसे केंद्रीय महत्व रखता है। उसे ही ज्ञान माना जाता है, उसे ही साहित्य माना जाता है। जो नहीं छपा है, जो सिर्फ वाचिक परंपरा में, मौखिक परंपरा में है, जिसको सिर्फ गाया जाता है या सुना जाता है, जो लौकिक साहित्य है, जो सिर्फ लोक परंपरा में है, इसीलिए उसका अवमूल्यन हो जाता है, उसको हम उस तरह से महत्व नहीं देते। अब ये बात कहाँ तक सही है कि जो वाचिक है, जो मौखिक है, जो लौकिक साहित्य के रूप में, लौकिक ज्ञान के रूप में जो सिर्फ बचा हुआ है, वो क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक अलग प्रश्न है। और फिर मैं कहूँ कि एक अलग व्याख्यान का विषय भी है। इस मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो नहीं छपा,
जो सिर्फ वाचिक के रूप में रह गया, जो सिर्फ लोक साहित्य के रूप में रह गया, वो महत्वपूर्ण नहीं था। किंतु प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ये जरूर हुआ कि महत्व उसी को मिला जो प्रकाशित हुआ, जो छपा नहीं, उसको हमने साहित्य के रूप में या ज्ञान के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए अगर श्रुत रूप में मैं कहूँ तो 20वीं और 19वीं सदी में छपा हुआ ग्रंथ ही हमने स्वीकार किया, उसकी महत्ता को हमने माना, उसे ही ज्ञान के ग्रंथ के रूप में या साहित्यिक रचना के रूप में स्वीकार किया गया, उसका महत्व माना गया। जो प्रकाशित हुआ प्रिंटिंग प्रेस से, जो प्रकाशित नहीं हो सका, उसको वो अहमियत और महत्व नहीं दिया गया। तो ये एक तरह से कहानी है प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद हमारी बौद्धिक और साहित्यिक संस्कृति में किस प्रकार का बदलाव आया। और फिर मैं वो कहूँ कि उसने पहले की पांडुलिपि संस्कृति को और पहले से जो चली आ रही वाचिक परंपरा की संस्कृति और उसमें अंतर्निहित जो ज्ञान है, उसके महत्व को काफी कुछ नजरअंदाज कर दिया, या उसके महत्व को उस तरह से वैसी केंद्रीयता फिर नहीं मिली जैसे उससे पहले थी। तो ये एक बड़ा निर्णायक परिवर्तन प्रिंट कल्चर के साथ आता है, और ये हमारे समूचे ज्ञान को, हमारे समूचे साहित्य की परिकल्पना को प्रभावित करता है। और ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि इसके साथ एक विशेष प्रकार का डेमोक्रेटाइजेशन भी होता है, ज्ञान का भी, साहित्य का भी। और इसीलिए इसके साथ जिसे आप लोक मत कहते हैं, जनमत कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, वो सारी चीजें भी आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जनता का साहित्य क्या है, इस तरह की बातें भी आने लगती हैं। और ये सारी चीजें अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ये वो दौर है जब हम अपने सभ्यता के विकास के उस दौर में प्रवेश करते हैं जहां हम शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं या उसको ज्यादा महत्व देने लगते हैं। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में जो इस प्रकार का लोकतांत्रिकरण होता है, उस लोकतांत्रिकरण में प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बिना इस प्रकार का लोकतांत्रिकरण संभव नहीं था। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि कई बार हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के महत्व पर चर्चा नहीं करते या उसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन अगर अभी तक जो बातें मैंने आपके सम्मुख रखी, उसको अगर आप ध्यान में रखें, तो मेरा ख्याल है कि ये बात स्पष्ट होगी कि टेक्नोलॉजी भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वो ज्ञान के निर्माण और उसके प्रसार प्रचार में और उसकी भावी समृद्धि में उसकी एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो प्रिंटिंग प्रेस के साथ भी जो कुछ घटित हुआ साहित्यिक और बौद्धिक संस्कृति क्षेत्र में, वहां भी आप टेक्नोलॉजी की इस भूमिका को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जो मेरा ख्याल है कि मेरे व्याख्यान का जो दूसरा खंड है, वो यहाँ पर मैं उसको पूर्ण मान सकता हूँ। और अगली कड़ी जो, जहाँ पर हम अपने व्याख्यान के केंद्र डिजिटाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर की चर्चा करेंगे, वहाँ पर आने के पहले की जो पूर्व पीठिका है और उसके जो जो सूत्र हैं, जो उसके जो अंतः सूत्र हैं, जो इस डिजिटाइजेशन से पहले की जो हमारी साहित्यिक और बौद्धिक संस्कृति है, उससे कैसे जुड़ते हैं या उसको कैसे विस्तार देते हैं, उसकी चर्चा